from Commerce World. Today I am taking up the third topic of first chapter, that is entrepreneurial opportunity. But before starting the topic, I am very thankful to you for appreciating the videos we have made. Your appreciation is a great motivation for our team. तो चलो समझते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि हमने पिछले दो टॉपिक्स जो कि थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज और सेकंड टॉपिक था एनवायरनमेंट स्कैम, उसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हम एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी रिसर्च करता है और स्कैन करता है अपने एनवायरनमेंट में जहां पर उसने बिजनेस करना होता है, और उस स्कैनिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है उसका रिजल्ट जो होता है उससे हमें पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पूरी एनवायरनमेंट में, और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो हर्डल्स, जो रोड ब्लॉक्स या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सिचुएशंस जो एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है जब वो एक बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचता है, वो चीजें जो कि हमको उनका एक सोल्यूशन निकाल के मार्केट में देना है, दैट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। और जब एक एंटरप्रेन्योर उस प्रॉब्लम को पहचान लेता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसके लिए एक वायबल सॉल्यूशन देना जिससे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाए और एनवायरनमेंट में वो प्रॉब्लम सॉल्व। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? तो क्या किस लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसका मेन मोटिव क्या है कि हर एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये देखता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में, और उनको आइडेंटिफाई करके उनका सॉल्यूशन वो क्यों निकालना चाहता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पता चलता है वो क्लियरली पता होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को कि एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है या उस समय एनवायरनमेंट में क्या चीजें हैं जो कि मैच नहीं कर रही हैं, और वो एक प्रॉब्लम है और उसका सलूशन निकालना जरूरी है। सेकंड जो है वो टारगेट ग्रुप्स जो कि ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना। टारगेट ग्रुप्स क्या होते हैं? वो एरिया, वो लोग जहां पर की ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली वहां पर ये प्रॉब्लम रिटेन कर रही है, वहां पर है, उन ग्रुप्स को या उस एरिया को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकती है और क्या एंटरप्रेन्योर उसका सलूशन निकाल सकता है, और उस सलूशन से क्या वो टारगेट ग्रुप खुश होगा या नहीं होगा, ये सारा हमने आइडेंटिफाई पहले करना है। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइंड द मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब हमने प्रॉब्लम देख ली, टारगेट ग्रुप्स देख लिए कि कहां पर प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है। अब हमें मार्केट ऐसी ढूंढनी है या मार्केट में उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करवाना है, इसके बारे में हमको अपने प्लान्स, अपने पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे। अब इस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का एक एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से हेल्प मिलती है, उसका क्या यूज होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप में, एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस स्टार्ट करने में किस तरीके से हेल्प होती है जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। तो सबसे पहला इट ब्रिंग्स आउट न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट।
जब हम एक एरिया पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद जब हम एक सोल्यूशन निकालते हैं, दैट मीन्स कि एक नए प्रोडक्ट को हम इन्वेंट कर रहे हैं या एक इनोवेशनल आइडिया है जिसको कि हम मार्केट में उतार रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी और को ये प्रॉब्लम का पता नहीं था और हमने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मार्केट में देंगे जो कि बिल्कुल नई होंगी। तो वो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि लोग मार्केट में नई नई चीजों, लोगों को नई नई चीजें मार्केट में अट्रैक्ट करती हैं। एक साइकोलॉजिकल लोगों में होता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट या सर्विस निकली है तो वो हम कम से कम एक बार यूज करके तो देखें। सेकंड क्या है? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द मार्केट। दूसरा जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हेल्प करती है, वो करती है कि प्रॉब्लम्स को वो अंडरस्टैंड कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और क्या नीड है मार्केट की, किस लिए मार्केट में उस इतनी प्रॉब्लम आ रही है, उस नीड को समझ के उसके लिए वो सोल्यूशन को निकाल सकता है। थर्ड, ही कैन बी वेरी क्रिएटिव। एक प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई कर ली है और उसको ऐसा लगता है कि इसका जो सोल्यूशन है सबसे पहले वो ही निकालेगा, वो ही नया प्रोडक्ट मार्केट में देगा या सर्विस मार्केट में देगा, तो दैट मीन्स कि वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी, पूरा वेंचर, पूरा जो अपना प्रोडक्ट प्रोसेस है उसको एक इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया से मार्केट में उतार सकता है, जो कि आज तक पहले कभी नहीं मार्केट में आया है। तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। और अगर ये आइडिया, ये क्रिएटिविटी उसकी मार्केट में लोगों को पसंद आ जाती है, अगर वो हिट कर जाती है, तो वो रातों रात बहुत आगे सक्सेसफुल हो जाता है। फोर्थ जो इसकी इम्पोर्टेंस है या जो एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, वो इट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नया यूनिट लगाएगा, टारगेट ग्रुप्स हैं, नया टारगेट एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है, नया यूनिट लगेगा तो एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। एम्प्लॉयज, हम जो एम्प्लॉयज रिक्रूट करेंगे उससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। हमें स्किल्ड एम्प्लॉयज भी चाहिए, हमें अनस्किल्ड एम्प्लॉयज भी चाहिए होते हैं, हमें सेमी स्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है। हर टाइप के एम्प्लॉयज लेबर की हमें जरूरत होती है जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो सोसाइटी के लिए वो हेल्प कर रहा है एंटरप्रेन्योर, वो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का यूज है कि जब इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, जब आपका प्रोडक्ट, आपकी सेल्स बढ़ती है मार्केट में, आपका रेवेन्यू आता है, ऑब्वियस सी बात है आप जो टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट का वो आप ज्यादा पे करोगे, जो कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन टैक्सेस पे करते हैं वो एक गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हो जाता है, जिससे कि वो अपना कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस रेवेन्यू से वो गवर्नमेंट वो कंट्री की डेवलपमेंट को करती है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आइडिया, जब हमको एक बार प्रॉब्लम पता चल जाती है तो हम डिफरेंट आइडियाज जनरेट करते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालें। डिफरेंट आइडियाज को हम देखते हैं, उनके ऊपर रिव्यू करते हैं, उनका रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट हमारी जो टीम है
डिफरेंट आइडियाज उनसे लेके जो बेस्ट आइडिया होता है उसको हम डेवलप करके उसी आइडिया का सोल्यूशन निकाल के हम मार्केट में निकालते हैं। तो जो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडिया which are abstract, concrete and visual, it includes the process of constructing through the idea, innovating the concept, developing the process and bringing the concept to reality. जब हम बहुत सारे आइडियाज उस सोल्यूशन के लिए सोचते हैं, उनको आगे प्रोसेस करते हैं, कंस्ट्रक्टिव मोल्ड में लाते हैं, इनोवेशन करते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपनी, और उसी क्रिएटिविटी, उसी इन्वेंशन, उसी आइडिया को जब हम एक्चुअली रियलिटी में प्रोडक्ट के थ्रू लॉन्च करते हैं, वो एक हमारा जो आइडिया है, जो पहले सिर्फ हमारे दिमाग में था या सिर्फ हमारे टीम के पास था, वो आज डेवलप होके क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से, अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से वो आइडिया आज प्रोडक्ट की फेस में हम लॉन्च कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आइडिया जनरेशन। और वो है वही आइडिया के लिए सोल्यूशन निकाला था, वो प्रोडक्ट के फेस में हम लॉन्च कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आइडिया जनरेशन। बिजनेस के जो आइडियाज हैं, ठीक है, कहाँ से हमें आइडियाज मिलते हैं? वो हमारे आसपास। एक एंटरप्रेन्योर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने आसपास जितना भी इन्वायरमेंट है वो क्या करता है? हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग करना। स्कैनिंग का क्या मतलब हो गया कि इन्वायरमेंट में जो भी पॉसिबिलिटी है सोल्यूशन की, प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने की, उसको वो अच्छी तरह से स्टडी करता है, रिसर्च करता है और उन सब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके वो एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। कई बार जो ये आइडियाज आते हैं वो हम जो मार्केट रिसर्च करते हैं, उनका जो मार्केट ट्रेंड्स में ट्रेंड चल रहा होता है उसके ऊपर जो एनालिसिस करते हैं उससे आता है। कई बार कंज्यूमर नीड्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, उससे हमें आइडिया का एक प्रोस्पेक्ट मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट में सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्हीं नीड्स, उन्हीं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से, कस्टमर्स के फीडबैक से हमें नए और आइडियाज मिल जाते हैं कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट इतना हिट हो रहा है या ये सर्विस इतनी हिट हो रही है तो इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट करके हम क्यों ना एक और नया चीज़ इंट्रोड्यूस करें मार्केट में, जो कि हम रिस्क लेके करते हैं, लेकिन कई बार जो रिस्क उठाना होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है एक एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाते हैं वो ही एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और जब आपको एक प्रॉब्लम पता चल जाती है एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप की, तो उसके लिए सोल्यूशन निकालने के लिए हम मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करते हैं, हम कस्टमर्स की नीड्स का एनालिसिस करते हैं, कस्टमर क्या डिजायर करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारा हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, और उसी इंफॉर्मेशन से आइडियाज निकल के आते हैं। और जो बेस्ट आइडिया हमें लगता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उसको हम उस कॉन्सेप्ट को हम आगे डेवलप करते हैं एक प्रोडक्ट में। अब डिफरेंट आइडिया फील्ड्स हैं। By following different ways for generating ideas, an entrepreneur can collect number of ideas. और ये जो जनरेशन ऑफ आइडिया का प्रोसेस है, ये स्ट्रीमलाइन, एक पर्टिकुलर हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम है,
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में आ सकते हैं और हमें पता है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन क्या होना चाहिए, और उसी सल्यूशन के लिए हम डिफरेंट आइडिया फील्ड्स को असेंबल करते हैं और उनमें से जो कुछ हमें बेस्ट लगता है और हमें लगता है कि ये सेटिस्फाई करेगा कस्टमर्स को भी और उस सल्यूशन, उस प्रॉब्लम की सल्यूशन भी निकालेगा, तो हम उस आइडिया को अपना लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू उसको एक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं और वो लॉन्च करने की कोशिश। आइडिया फील्ड्स क्या होते हैं? They can be best, it can be best described as convenient frames of reference for streamlining the process of generation of idea. मतलब कि different idea fields हैं, different ideas हमारे पास हैं, लेकिन हम इन ideas को streamline कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम हमारे पास है, जो हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, उनमें उन फ्रेम्स में हम इन आइडियाज को ला सकते हैं और नए आइडियाज को जनरेट करके उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड्स कि कहाँ से इन्वायरमेंट में हमें आइडियाज मिल सकते हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ से हमें आइडिया जनरेशन होती है। तो सर्विस रिलेटेड आइडियाज, नेचुरल रिसोर्सेज फील्ड्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जहाँ से आइडियाज मिल सकते हैं, मार्केट और डिमांड ड्रिवन आइडियाज मिल सकते हैं, या ट्रेड रिलेटेड आइडियाज मिल सकते हैं। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं और इन सोर्सेज के को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कशन करनी है वो है, जो आइडिया फील्ड है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है, वो आप सबको पता है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है, जो हमें नेचर से मिलती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में। तो जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज आइडियाज क्या हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि नेचुरल चीजों से, नेचुरल रिसोर्सेज से बने, जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज होगी, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज होगी, हॉर्टिकल्चर रिसोर्सेज, मिनरल, एनिमल हस्बेंड्री, विंड, सन, ह्यूमन रिसोर्सेज। इनसे हम डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किस फील्ड में सूट कर रही है या किस फील्ड से हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, वो हम इन नेचुरल रिसोर्सेज में से देख सकते हैं। सेकेंड जो है वो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑलरेडी मार्केट में है, ठीक है, उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, और उनकी डिमांड भी है मार्केट में, उनको अगर उन आइडियाज के साथ कंबाइन करते हैं जो कि हमारे लिए एक नए आइडिया जनरेशन के तरीके से हमारे पास आया है, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज होगी, उसका जो मिक्सचर होगा, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस डिमांड में है और जो नया आइडिया हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं और एक बेटर सॉल्यूशन, एक बेटर प्रोडक्ट मार्केट में या सर्विस मार्केट में लॉन्च करें, तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा एक एंटरप्रेन्योर के लिए। और वो एंटरप्रेन्योर जो कि मार्केट्स की नीड्स, कस्टमर्स की नीड्स, मार्केट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेता है और जो डिमांड मार्केट में ऑलरेडी चल रही है उसके साथ कंबाइन करके एक कोई नया आइडिया उस प्रोडक्ट या सर्विस में डाल के जो एक नया आइडिया जनरेट
करके प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो बेटर लोगों को पसंद आता है, क्योंकि उसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और नया इनोवेशन भी है, उसमें नई चीजें भी डली हुई है, तो लोगों को बहुत पसंद आता है ये कॉन्सेप्ट कि ऑलरेडी जो वो यूज कर रहे हैं और वो लाइक कर रहे हैं वो चीज भी है उसमें, और कुछ नया भी, यूनिकनेस भी है। तो entrepreneurs who look at the way to make an existing product or service better can be successful as those who create or invent products। ठीक है, इससे हमें यही पता चलता है कि अगर हम जो प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं उसमें कुछ नया, उन प्रोडक्ट्स में कुछ नया जनरेट करके, नया कंबाइन करके हम अगर कोई प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि कस्टमर को लगे जो हम यूज कर रहे थे वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट भी है और कुछ नया यूनिकनेस है इस प्रोडक्ट में, तो वो जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि उसने कस्टमर्स के डिमांड की, उनके डिजायर्स, उनके सेटिस्फैक्शन की भी ध्यान रखा है और कुछ उसमें नया डाल के भी एंटरप्रेन्योर ने मार्केट में लॉन्च किया। नेक्स्ट जो आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं मार्केट डिमांड से या मार्केट ड्रिवन डिमांड से, जो आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं। जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं उस समय हमें पता चलता है कि कई जगह, कई टारगेट ग्रुप्स या कई टारगेट मार्केट्स ऐसी हैं जहां पर कि वो प्रोडक्ट्स या वो सर्विसेज नहीं पहुंची हैं जो कि मार्केट में चल रही हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल जाता है एक एंटरप्रेन्योर को कि उन टारगेट ग्रुप्स को वो फोकस करें और देखें कि बाकी मार्केट में जो डिमांड है वो किन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा है और लोग क्यों वो प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट मांगते हैं, डिमांड करते हैं और उनसे उन प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड। तो ये चीजें जब उस एंटरप्रेन्योर के पास इंफॉर्मेशन आती है तो वो एंटरप्रेन्योर उन टारगेट एरियाज में एक यूनिकनेस, एक इनोवेटिव आइडिया, एक क्रिएटिविटी से वो प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा सकता है और उन मार्केट्स में जो टारगेट मार्केट्स उसने रिसर्च के द्वारा आइडेंटिफाई किए हैं या टारगेट कस्टमर्स आइडेंटिफाई किए हैं उनके लिए वो एक सोल्यूशन आ जाता है जो कि वो प्रॉब्लम के टाइप में फेस कर रहे हैं अभी तक, और उनके पास इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं था, लेकिन एंटरप्रेन्योर या इस बिजनेसमैन ने वो टारगेट्स को फोकस किया और वहां तक वो सोल्यूशन को पहुंचाया। और इसके लिए इस मार्केट रिसर्च या इस डिमांड एनालिसिस के लिए जो एंटरप्रेन्योर है वो एक्सपर्ट्स की टीम तैयार करता है, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, मार्केटिंग प्रोसेसेस में जो एक्सपर्ट होते हैं, मार्केटिंग रिसर्चर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं ये सारी रिसर्च करने में, उनको वो टीम को असेंबल करता है और उस टीम को उस टारगेट मार्केट या कस्टमर्स के लिए वो सोल्यूशन निकाल के प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट है मार्केट ड्रिवन और डिमांड आइडियाज, जो भी हम पढ़ चुके हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि जो मार्केट में डिमांड है जिन प्रोडक्ट्स की, वो हर एक बिजनेसमैन को पता होता है कि क्या डिमांड चल रही है मार्केट में, क्यों लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो वही चीजों को अगर वो कुछ क्रिएटिविटीज या इनोवेशन डाल के कुछ नया
प्रोडक्ट जिससे कि लोगों को ऐसा लगे कि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो क्वालिटीज भी है इसमें और कुछ नया भी है, तो लोग उसको ज्यादा हैप्पीली यूज करने की सोचेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि ट्रेडर जो है जो कि बेच रहा है और कंज्यूमर जो है जो कि ले रहा है। ठीक है, इन दोनों का आजकल मार्केट में ये ट्रेंड है कि कंज्यूमर भी बहुत अवेयर है, हर एक प्रोडक्ट जो भी वो लेना चाहता है उसके लिए उसको फुल नॉलेज है, और जो बेचता है उसको भी ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, तभी उसका प्रोडक्ट। So trading these days is not limited to ordinary grocer or distributor outlets. With increasing consumerism, the scope and nature of trade have enlarged. यही मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से कंज्यूमर अवेयरनेस आ गई है, प्रोडक्ट अवेयरनेस आ गई है, तो सिर्फ दुकानें नहीं रह गई हैं कि दुकानदार सामान बेच रहा है, कंज्यूमर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक फील्ड बन गया है, क्योंकि हर एक कंज्यूमर को पता है कि उसने अपने हिसाब से किस टाइप का प्रोडक्ट लेना है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट रखना है, किस ब्रांड का लेना है जो कि उसको सेटिस्फाई करता है। और जो ट्रेडर है उसको भी पता है कि कंज्यूमर क्या मांगता है। The scope and nature of trade has enlarged. Local trade, import, export, e-commerce are all making trading a very wide area of enterprise. हम लोकल ट्रेड करते हैं, हम इंपोर्टेड गुड्स भी खरीद रहे हैं, मार्केट में इंपोर्टेड गुड्स भी हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ई बिजनेस भी हो रहा है। ई बिजनेस मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पर कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो वो प्रोडक्ट आप मंगा के देख सकते हो कि आप वो प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। आपको पूरा ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स है जब आप इलेक्ट्रॉनिकली ई बिजनेस कर रहे हो, खरीद रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, थ्रू ई बैंकिंग, थ्रू ई बिजनेस आप अपने प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हो या बेच रहे हो। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आजकल सारा ट्रेडिंग में आ गया है। और जब मार्केट में कस्टमर को डिफरेंट वैरायटी के चीजें मिलती हैं, पहले क्या होता था, 2-4 कंपनीज की प्रोडक्ट्स ही मार्केट में आते थे और उनमें से ही कस्टमर को चॉइस करनी होती थी और उसमें से ही कस्टमर्स प्रोडक्ट को लेके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते। लेकिन जब से ग्लोबल एंटरप्राइजेस और एमएनसीज वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गया है, तो लोगों के पास एक लोकल ट्रेड तो है ही है, लोकल जो रिसोर्सेज से चीजें बनती हैं वो है, इम्पोर्टेड चीजें हैं, इंडस्ट्रियल चीजें हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में बनती हैं और हर जगह बिकती हैं। तो लोगों के पास एक बहुत वाइड रेंज हो गई है, एक वैरायटी हो गई है जिसमें से वो चूज कर सकते हैं और लोग बड़ा सोच समझ के अपने पैसे को खर्च करते हैं और वो यही चाहते हैं कि जितना वैल्यू ऑफ मनी वो स्पेंड कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाई हो। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रेड को सिंपल टर्म्स में हम बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग देम टू कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट बोल सकते हैं कि कंज्यूमर को हम अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं थ्रू आवर प्रोडक्ट्स तभी हमें प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि सरवाइव करने के लिए मार्केट में आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना जरूरी है और आपके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू, जो मार्केट शेयर है आपके प्रोडक्ट का, अगर मार्केट में बढ़ेगा
तभी आपको बेनिफिट होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। एक सबसे बड़ी एडवांटेज ट्रेडिंग की ये है कि आप कुछ भी लॉन्च करने के लिए आपको बहुत बड़ा रिस्क उठाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल सब कुछ पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मार्केट में क्या ट्रेंड है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कस्टमर की डिजायर्स क्या हैं, कस्टमर क्या खरीद सकते हैं, उनकी क्या परचेजिंग कैपेसिटी है, और कौन से टाइप के प्रोडक्ट से, किस क्वालिटी से कस्टमर्स जो है सेटिस्फाइड है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मार्केट में मिल जाती है। तो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको बहुत बड़ा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस और कॉम्पिटिटर्स के क्या ट्रेंड्स हैं, अगर उसको ही अच्छी तरह से स्टडी और एनालाइज करेंगे तो आप बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर सर्विस को लॉन्च कर सकते हो कस्टमर्स के लिए, जो कि उनको ऐसा लगेगा कि वो एक यूनिक क्रिएटिव चीज है जो कि नहीं आई है। नेक्स्ट जो आइडिया जनरेट होते हैं वो है सर्विस सेक्टर आइडियाज। सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स तक नहीं रह गई है एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज। सर्विस सेक्टर्स जो हैं वो भी आजकल नया ट्रेंड है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में सर्विस सेक्टर जो है एक अच्छा खासा मार्केट शेयर से ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों में नॉलेज है, लोगों में इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो भी आजकल बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? आप डिफरेंट सर्विसेज यूज करते हो, कस्टमर्स भी यूज करते हैं, और जो एंटरप्रेन्योरल या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सर्विसेज यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोरियर सर्विस, पोस्टल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सारी चीजें जो हैं ये सर्विसेज में आती हैं, और दोनों मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर्स दोनों इन सर्विसेज को आजकल बहुत अच्छी तरीके से उनको उनके बारे में नॉलेज है और इंफॉर्मेशन मिलती है उनको। और जो लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जो कि फॉर द टेकिंग इन फूड एंड अदर सर्विस एरिया इज रैदर लॉन्ग। अमंग्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग ones in the food sector are the following. अब जैसे फूड सेक्टर में क्या है, आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलती है। ऑनलाइन आप फूड्स को किसी भी रेस्टोरेंट को आप ऑर्डर कर सकते हो विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 आवर आपके पास जो भी आप खाना चाहते हो आपके पास मिल सकते हैं। या आप फूड काउंटर्स पे जाके फूड्स को खरीद सकते हो। खाने की जो भी चीजें आपको वैरायटी मिल जाती है, आपने कॉन्टिनेंटल खाना, आपने इंडियन, चाइनीज, जो भी खाना है, फास्ट फूड खाना है, आपको सब कुछ अवेलेबल है। तो एक एग्जाम्पल लेके हम आपको बताएंगे कि फूड सेक्टर में कितनी ज्यादा वैरायटी है या कितनी ज्यादा लंबी लिस्ट है सर्विसेज एक फूड ऑपरेटर या फूड कॉन्ट्रैक्टर दे सकता है। The list of opportunities ready for taking in the food and service area is rather long. Amongst the most interesting ones in the food sector are the following: Indian fast food, finger food, family dinners, sandwich and salad parlors, ice cream, juice, beverage parlors, Indian desserts and snack food chains, specialty tourism, personal grooming, ये आ गया। स्नैक फूड चेन्स तक आ गया हमारा, जो फूड्स में हम वैरायटीज डिफरेंट। अगर आपने आइसक्रीम खाना है तो आपको जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके या स्ट्रीट पे खड़े होके खाना है। आप आइसक्रीम पार्लर्स में जा सकते हो, वहाँ डिफरेंट आइसक्रीम्स हैं, आपको कॉम्बोज मिल जाते हैं, आप जाके उनको जिस भी जो भी टेस्ट है आपका आप कर सकते हो। आपको कोई सैंडविच खाना है
जब सैलड्स खाने हैं तो आप सैंडविच एंड सैलड पार्लर्स में खाओ। आपने फैमिली डिनर करना है, आप फैमिली रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो। आपको अगर इंडियन फूड खाने का मन है, इंडियन रेस्टोरेंट्स अलग हैं, कॉन्टिनेंटल कुजीन के लिए अलग है, डिफरेंट फास्ट फूड के लिए अलग है। तो डिफरेंट चेन्स चल रही हैं आजकल फूड की, जो जहाँ पे कि आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, जाके खाना चाहते हो तो आपके पास जो कस्टमर्स हैं उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऐसे ही टूरिज्म है, स्पेशलिटी टूरिज्म है। आपने अगर वीकेंड हॉलीडेज पे जाना, उसके लिए अलग पैकेज है। समर हॉलीडेज के लिए जाना, उसके लिए आपका अलग पैकेज है। अगर विंटर हॉलीडे, एनुअल हॉलीडे या जस्ट फॉर क्विक रिक्रिएशन करना है, उसके लिए आपके पास डिफरेंट पैकेजेस देते हैं, जो कि टूर्स एंड ट्रैवल्स देते हैं। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टूर एंड ट्रैवल वालों को लिंक कर सकते हो, आप उनको सर्च कर सकते हो और उनसे अपनी पसंद की जितना आप स्पेंड करना चाहते हो उसमें आप अपना पैकेज ले सकते हो। ऐसे कई सैलून्स हैं, सैलून्स हैं जहाँ पर कि आप अपना ब्यूटी कॉस्मेटिकली ब्यूटी या अपने जिम्स वगैरह हैं आपके, वहाँ पर्सनलाइज सर्विसेज को ले सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि हर एक काम के लिए एक सर्विस है। आपने अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी है अपने घर की, उसके लिए भी आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आपने क्लीनिंग करवानी है अपने घर की, आप कारपेट्स धुलाना चाहते हो, आप अपने सोफा सेट्स धुलाना चाहते हो, उसके लिए भी आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए सर्विसेज, उनकी रिपेयर, उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही ट्रेडिंग नहीं रह गया है, जो सर्विस सेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और वो भी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है आजकल हर एक डेवलपिंग कंट्री में, और इसका बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिव है फ्यूचर में। जो नेक्स्ट आइडिया जनरेशन हमको मिलते हैं वो है क्रिएटिव एफर्ट्स से, कि जितना ज्यादा आप अपने काम में क्रिएटिव रहोगे, नई नई चीजें इन्वेंट करोगे, इनोवेशन लाओगे, अपनी कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट को शो करोगे, उतना ज्यादा वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी, हम यहाँ पर बात करें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, जो भी एक एंटरप्रेन्योर ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए जितना एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव, जितना ज्यादा वो इनोवेटिव होगा, उतना ज्यादा अच्छा सल्यूशन निकाल के मार्केट में दे सकेगा। और उस सल्यूशन, वो जो सल्यूशन होगा वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा और नया प्रोडक्ट या नया सर्विस वो लॉन्च करने में केपेबल हो। पांच तरीके हैं, there are 5 ways in which creative ideas can be generated। 5 तरीके हैं जिस तरीके से आप क्रिएटिव आइडियाज को जनरेट कर सकते हो। तो पहला क्या है, either you develop a new product or service, ठीक है, या आप पुराने प्रोडक्ट और सर्विस में ही कुछ इम्प्रूवमेंट लाओ। सेकेंड हो गया improve an existing product and service, either you develop a new product or you improvise the existing product or service and make it as a new product। थर्ड है find a new process or resource for manufacturing the product।
तीसरा तरीका क्रिएटिविटी दिखाने का है कि कोई नया तरीका, नई टेक्नोलॉजी, नया रिसोर्स जो जिससे कि आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फोर्थ जो है फाइंडिंग द न्यू मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी ला सकते हो कि जहां पर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है वहां तो बिक ही रहा है, लेकिन आप नई मार्केट्स, नए टारगेट ग्रुप सर्च करो, आइडेंटिफाई करो जहां पर कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप लॉन्च कर सकते। फिर नेक्स्ट जो क्रिएटिव एफर्ट्स डाल सकते हो वो है फाइंड अ न्यू यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में चल रही है उसका कुछ नया यूज अगर आप दिखा सको कस्टमर्स को और नया तरीका बता सको उसका यूज करने का, दैट विल बी अ क्रिएटिव एफर्ट फ्रॉम एन entrepreneur, an individual who can be very successful by showing the customers who are using the existing product that you can use this product in a better and a new way. वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है और किस तरीके से ये हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को चलाने में, डेवलप करने में और ग्रो करने में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।